अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक। नाजरीन, ईरान अमरीका मुज़ाकरात में डेडलॉक के बायस एक बार फिर जंग के जो खतरात हैं वो दुनिया पर मंडलाने लगे हैं और ट्रंप ने यह भी कह दिया है कि ईरान को मुआहदे पर कायल करने के लिए एक बार फिर मुख्तसर लेकिन खतरनाक फजाई हमला किया जा सकता है। आज के व्लॉग में बात करेंगे जी कि अमरीका इसराइल जो अहदाफ अपने 40 दिन की जंग में हासिल नहीं कर सके, वो कौन सा एक मुख्तसर फजाई हमला हो सकता है या वो कौन से अहदाफ हैं जिनके बायस अमरीका और इसराइल को लगता है कि ईरान मुआहदा करने पर कायल हो जाएगा। दूसरी जानिब जी, अगर ईरान की बात करें तो इसने अपना एक नया और जदीद हथियार भी लॉन्च कर दिया है जो कि वो पहली बार मंजर आम पर भी ला चुका है। इस मुतल्लिक भी आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि वो कौन सा खतरनाक हथियार है जो ईरान अब मंजर आम पर लाया है। और खित्ते में जो बड़ी डेवलपमेंट हो रही है वो ये है कि यूएई ने ओपेक से अलहदगी का ऐलान कर दिया है। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर अब प्रैक्टिकली कायम होता हुआ नजर आ रहा है जिसमें यूएई, इंडिया, इसराइल और अमेरिका शामिल हो सकते हैं या इसी तरह ये स्ट्रेटजी आगे बढ़ सकती है। इसके अलावा जी बात करेंगे अमरीकी वजीरे जंग पीट हेग्सेथ की। अमरीकी पार्लियामेंट में वो पेश हुए हैं जहां जंग के हवाले से वो एक भी सवाल का तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सके। इस पर भी तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। लेकिन अमरीका और ईरान जंग के मुतल्लिक बात करने से पहले एक छोटी लेकिन अहम खबर ये है पाकिस्तान के हवाले से कि मार्का हक को हम जानते हैं कि 1 साल मुकम्मल होने को है। तो भारत खास तौर पर या आप कह लें कि मोदी सरकार जो है वो अपनी आवाम को राम करने की कोशिश कर रही है और खास तौर पर गोदी मीडिया कहानियां सुना रहा है और मोदी की जो बुजदिली है उसको दलेरी साबित करने में जो है वो लगा हुआ है या जतन कर रहा है। इस हवाले से वहीं पाकिस्तान की जानिब से क्या किया गया जी कि वाघा बॉर्डर पर नस्ब स्क्रीन पर तर्जमान DGISPR के बयानात की झलकियां नशर की गईं और साथ ही भारत में होने वाली तबाही भी दिखाई गई एक पूरी डॉक्यूमेंट्री बनाकर। और दिलचस्प बात यह है कि ये सब कुछ जो था वो दूसरी तरफ यानी कि बॉर्डर की दूसरी तरफ मौजूद भारतीय फौज और तमाशाई भी सुनते रहे और देखते रहे। और ये वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही है और खास तौर पर गोदी मीडिया में इस वीडियो को लेकर हलचल भी मची हुई है। अच्छा जी, बात करते हैं ईरान अमरीका जंग के मुज़ाकरात का जो दूसरा मरहला था उसमें हम जानते हैं कि डेडलॉक के बाद अब अमरीका क्या सोच रहा है, क्योंकि हफ्ते के दिन जो पाकिस्तान में ईरानी वफ्द आया था जिसकी क़यादत अब्बास अरागची कर रहे थे और यही वफ्द फिर ओमान और रूस भी गया और इसमें जो तजावीज़ थी अमेरिका को दी गई ईरान की तरफ से पाकिस्तान के थ्रू वो यही थी कि पहले अमेरिका अबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खोले तो फिर ही न्यूक्लियर डील पर बात हो सकती है। लेकिन ट्रंप ने ये तजावीज़ मुस्तरद कर दी हैं और इसकी वजह यह है कि शायद अमेरिका को या ट्रंप को लगता है कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी से वो ईरान की मईशत को मजीद तबाह कर देगा और ईरान खुद घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। और ये बात कहीं ना कहीं दुरुस्त भी है कि जितनी देर तक अमेरिका ईरान पर हमला नहीं करेगा ईरान भी आगे से जवाब नहीं देगा, यानी कि जिस तरह से अमेरिका ने उसकी नाकाबंदी की हुई है वो उसे तोड़ेगा नहीं। और ट्रंप अपने तौर पर यह कोशिश कर रहा है कि इस स्ट्रेटजी को वो आगे लेकर चले और ईरानी तेल पर मजीद पाबंदियां लगाए ताकि इसकी इकोनॉमी को मजीद तबाह कर दिया जाए। और अब सूरत हाल ये है प्रैक्टिकली कि ईरान में $1 की कीमत 18 लाख ईरानी रियाल तक पहुंच गई है, जो कि आप कह लें कि अब तक की सबसे कम तरीन सतह है। लेकिन इस नाकाबंदी से सिर्फ ईरान मुतासिर नहीं हो रहा। इस वक्त आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत $121 फी बैरल तक पहुंच चुकी है, जो कि एक बुलंद तरीन सतह है। और अमरीकी मंडियों में भी तेल की कीमतें जो हैं वो $108 पर बैरल तक पहुंच चुकी हैं। और इस जंग के बाद से अब तक अमरीका में तेल की कीमतों में भी 7% तक इजाफा हो चुका है। लेकिन जब अमरीका ईरान की तजावीज़ मानने को तैयार नहीं है तो अमेरिका के पास अब ऑप्शन क्या है, नाकाबंदी के अलावा और क्या ऑप्शन है। ट्रंप ने अपने ताज़ा तरीन बयान में यह कहा है कि ईरान पर एक मुख्तसर लेकिन खतरनाक फिजाई हमला वो कर सकता है। और उधर इसराइल ने भी ये बयान दिया है कि ईरान में उसने नए टारगेट सेट कर रखे हैं। तो ये नए टारगेट मुमकिना तौर पर या ये नए वार गोल्स क्या हो सकते हैं कि एक बार फिर वो ईरानी लीडरशिप को निशाना बना सकता है, जिसमें मुश्तबा खामनाई अमेरिका और इसराइल का पहला टारगेट होंगे। और साथ ही आप देखें कि ट्रंप मुसलसल ये भी बयान दिए जा रहा है कि ईरान कमजोर हो चुका है और ईरान की जो लीडरशिप है वो ट्रंप से मिन्नतें कर रही है कि हुर्मुज़ की नाकाबंदी अमेरिका खोल दे। इन दावों में कोई हकीकत तो नहीं है। अलबत्ता ट्रंप आप देखें कि साथ साथ एक राह भी हमवार करता जा रहा है कि किसी भी वक्त इसको जंग से फरार होना पड़े या
हुर्मज़ की नाकाबंदी खोलनी पड़े तो वो आसानी से एक ट्वीट करके या अपने ट्रुथ सोशल पर पैगाम जारी करके पूरी दुनिया के आगे ये कहे कि जी दुनिया के इसरार पर और ईरान में गिरती हुई मईशत और अवाम की भलाई के लिए मैंने हुर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म कर दी है। इसके अलावा जी ईरान भी अपना पावर शो साथ साथ में जारी रखे हुए है। वो भी कोई बिल्कुल ये नहीं कि घुटने टेकने पर मजबूर हो चुका है या मिन्नतें कर रहा है। कल रात भी तेहरान में एक अवामी मुजाहरे के दौरान शाहिद ड्रोन का अपडेट वर्जन अर्श ड्रोन नुमाइश के लिए पेश किया गया है और शाहिद ड्रोन की रेंज 2000 किलोमीटर तक है, जबकि अर्श ड्रोन की जो रेंज है वो 3000 किलोमीटर तक बताई जाती है और इसे शाहिद से ज्यादा खतरनाक और जदीद समझा जाता है। अच्छा जी, ये जो अर्श ड्रोन है खास तौर पर ये रेडार और एयर डिफेंस सिस्टम्स को तबाह करने के लिए डिजाइन किया गया है और इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी भी मौजूद है जो कि रेडार सिग्नल्स को पकड़कर खुदकार तरीके से ऑटोमेटिकली आप कह लें कि इसकी तरफ बढ़ता है और अपने अहदाफ को निशाना बनाता है। शाहिद ड्रोन में पिस्टन इंजन इस्तेमाल होता है और इसकी रफ्तार 185 किलोमीटर पर आर है, जबकि अर्श ड्रोन की रफ्तार इससे कई गुना ज्यादा है क्योंकि इसमें पिस्टन इंजन नहीं बल्कि प्रोपेलर इंजन और जेट इंजन भी इस्तेमाल किया जा सकता है और इसी की वजह से आप कह लें कि ये शायद ड्रोन से कई गुना ज्यादा वार हेड ले जाने की सलाहियत भी रखता है। तो ये है जी वो तैयारी जो एक तरफ ईरान साथ साथ कर रहा है और दुनिया को दिखा भी रहा है, क्योंकि इसकी बड़ी वजह यह है कि ये जंग खत्म होने वाली नहीं है और अब तज्जियाकार इसे अमेरिका और ईरान की कोल्ड वार भी करार दे रहे हैं, जो कि आप कह लें कि सिर्फ ईरान में नहीं लड़ी जाएगी बल्कि खलीज फारस में, मशरक़ वुस्ता में, रेड सी में और जहां जहां ईरान की प्रॉक्सीज हैं या हमायत याफ्ता ग्रुप्स हैं वहां पर लड़ी जाएगी। और अब इसमें डायरेक्ट अमेरिका इन्वॉल्व होगा जब तक खास तौर पर ईरान अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 100% सिलेंडर नहीं कर देगा या जब तक आप कह लें कि ट्रंप और नेतन्याहू इक्तदार में हैं। हो सकता है इसके बाद सूरत हाल बदल जाए। अच्छा जी, अब दूसरी एक अहम खबर पर बात कर लेते हैं कि यूएई ने यह ऐलान किया है कि वो ओपेक तंजीम को छोड़ने जा रहा है या इसका ऐलान कर चुका है। इसकी बड़ी वजह तो एक ये है कि ओपेक पर इस वक्त सऊदी अरब की इजारादारी है कहीं ना कहीं, क्योंकि उसी के फैसले जो हैं वो यहाँ पर माने जाते हैं, क्योंकि वो ओपेक का सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर भी है। तकरीबन आप कह लें कि 30% उसी का तेल जो है वो इसमें सर्व होता है और सऊदी अरब इस वक्त दिन में 7 से 8 मिलियन बैरल तक तेल पैदा कर रहा है, वहीं यूएई 2 से 3 मिलियन बैरल दिन के हिसाब से पैदा कर रहा है। और सऊदी अरब ये चाहता है जी कि तेल की जो कीमतें हैं वो 80 से 85 डॉलर फी बैरल के दरमियान ही रखी जाएं, क्योंकि वो इस वक्त अपनी मईशत को दूसरे रिसोर्सेज की तरफ मोड़ रहा है जिसमें न्यून सिटी का क्याम है या इस तरह की मिसालें हैं। या आप आसानी से समझने के लिए कह लें कि जिस तरह यूएई एक रियल स्टेट स्ट्रक्चर की तरफ अपनी मईशत को तेजी से ले जा रहा है और हम जानते हैं कि यूएई मिडल ईस्ट में इस मॉडल पर बहुत पहले से काम कर रहा है और तेजी से काम कर रहा है और पूरी दुनिया से सरमायाकारी भी वहां पर आ रही है, सरमायाकार भी वहां का रुख कर रहे हैं। अब यूएई की असल में मुस्तकबिल के मुतालिक ये सोच है कि जितनी जल्दी हो सके वो तेल की मईशत पर से इन्हिसार अपना खत्म करे। इसकी बड़ी वजह यह है कि दुनिया में आने वाले 10 से 15 सालों में ऑलमोस्ट आप कह लें कि 50 से 60% जो है वो तवानाई ग्रीन एनर्जी पर शिफ्ट हो जाएगी। यूएई ये चाहता है कि वो अपने तेल निकालने की सलाहियत को 100% तक इस्तेमाल करे और अपनी मर्जी से $50 फी बैरल तक अपना तेल बेचे, क्योंकि आने वाली दुनिया में एक तो तेल पर इन्हिसार कम हो जाएगा ग्रीन एनर्जी की वजह से और यूएई का साथ में विजन 2031 भी है जिसके तहत मईशत को तेल पर से इन्हिसार से निकालना है और सियाहत, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में अपनी मईशत को मुंतकिल करना है। और इस मंसूबे के लिए फिर इसे फौरी तौर पर बड़े सरमाए की भी जरूरत है जो कि वो ज्यादा से ज्यादा तेल बेचकर हासिल करना चाहता है। इसके अलावा जी एक बड़ी वजह ओपेक से निकलने की ये भी है कि इस वक्त सऊदी अरब और यूएई में एक कंपटीशन भी चल रहा है। वो मुआशी लिहाज से भी है, खित्ते में असर रसूख के हवाले से भी एक कंपटीशन हमें नजर आता है वहां पर, और कुछ आप ये कह लें कि कुछ बादशाहत के क्लैशेस भी हैं दोनों ममालिक में। लेकिन यहाँ जो यूएई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो ये है कि सिक्योरिटी कैसे करेगा वो अपनी, जिसके लिए फिर वो अमेरिका, इसराइल और भारत से मुआहदे तय करने जा रहा है, क्योंकि वो अपनी फौज नहीं बना सकता। इसकी बड़ी वजह यह है कि यूएई की आबादी बहुत कम है, रकबा बहुत कम है, जाहिर है कि फौज में खारजी तो भर्ती वो नहीं कर सकते। दूसरा, हम जानते हैं कि जहां अरब में बादशाह हैं वो खुद भी फौज नहीं बनाना चाहते, इस हक में नहीं है, क्योंकि फौज किसी भी वक्त बादशाह का भी तख्त पलट सकती है। तो अब यूएई एक पैक्ट में जा रहा है जहां इसराइल, भारत और अमेरिका
इसे सिक्योरिटी भी देंगे। बाकी वहीं अगर बात करें हम कि पाकिस्तान, सऊदी अरब, कतर, मिस्र, तुर्किया कहीं ना कहीं इस जंग के दौरान भी मुलाकातें करते रहे हैं या इस जंग के बाद कोई ना कोई जल्दी अपना नया दिफाई मुआहिदा भी तय कर सकते हैं, एक नया अलायंस भी बन सकता है। अच्छा जी, अब बात करते हैं अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ के साथ जो कुछ हुआ अमरीकी पार्लियामेंट में। और ये आप कह लें कि जब से मैदान में आए हैं ये मजाक ही बनते जा रहे हैं। ये पहला आप कह लें कि सेक्रेटरी दिफा होगा अमेरिका का जो 2024 से यानी ओहदा संभालने से पहले से लेकर आज तक जब भी ये अमेरिकी कांग्रेस में जाता है ये अपनी और ट्रंप की हरकतों की वजह से तारीखी बेइज्जती करवा कर वहां से वापस आता है और फिर पूरी दुनिया की सुर्खियों में भी ये दोनों आते रहते हैं। अच्छा जी, इसकी तफसीलात कुछ यूं हैं कि अमेरिकी कांग्रेस की आर्म्ड सर्विस कमेटी का इजलास हुआ जिसके सामने पीट हेग्सेथ पेश हुआ और यहां सेनेटर्स ने फिर इससे या कमेटी के अरकान ने इससे सख्त सवालात भी किए, खास तौर पर ईरान के खिलाफ जो वार ऑब्जेक्टिव्स थे उनके मुतालिक पूछा गया। अच्छा जी, पहला सवाल तो ये इससे पूछा गया कि तुम लोग या तुम्हारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है, वो ये दावा कर रहे थे कि ईरान का जोहरी प्रोग्राम सबसे बड़ा खतरा है जिसके लिए ये जंग शुरू की गई थी, तो बताएं कि क्या अचीव किया आपने। पीट हेग्सेथ ने आगे से जवाब में कहा जी कि जो ऑपरेशन था या जंग थी वो मुकम्मल तौर पर उसमें हम कामयाब रहे हैं। फिर आगे से सवाल किया गया कि अगर आप कामयाब हो गए हैं तो अभी तक जंग खत्म क्यों नहीं हुई, तो पीट हेग्सेथ फिर वहां पर खामोश हो गया। बस इतना सा उसने आगे से कहा कि ईरान बाज नहीं आ रहा इसलिए अभी ये जंग जारी है। अच्छा जी, जब कमेटी ने आगे से ये पूछा कि आप नेक्स्ट अपनी स्ट्रेटजी बताएं तो इस पर पीट हेग्सेथ ने कोई भी जवाब पेश नहीं किया क्योंकि जाहिर है कि अमेरिका के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है। अच्छा जी, सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन तब बनी जब यह सवाल हुआ पीट हेग्सेथ से कि क्या हुर्मुज़ की नाकाबंदी को आप अपने लिए जीत समझते हैं, तो पीट हेग्सेथ ने आगे से जवाब में कहा कि हमने ईरान को घेर रखा है और हम वहां ईरानी जहाजों को आने जाने नहीं दे रहे। तो कमेटी ने कहा तो क्या ये जीत है जिसके लिए आपने अभी तक जंग लड़ी है या क्या यही वो चीज है जो अभी तक आप जंग में हासिल कर सके हैं कि आप नाकाबंदी करके बैठे हैं, 13 अमरीकी फौजी आपने मरवा लिए, सैकड़ों जख्मी करवा लिए, अरबों डॉलर्स का नुकसान करवा दिया, जंग से पहले हुर्मुज़ खुला हुआ था, अब आपने ये खुद बंद करके रखा है, ना वहां रजीम चेंज हुआ, ना ही ईरान जो है वो एटमी हथियार सरेंडर कर रहा है। तो इन तमाम नुकसानात के बावजूद क्या आप समझते हैं कि आप ये जंग जीत रहे हैं, तो फिर हमें आपकी दिमागी हालत पर सवाल उठाने चाहिए, शायद आप ही इस तमाम नाकामी के असल जिम्मेदार हैं। तो ये था जी तमाम तर वो आप कह लें कि सवालों जवाब जो कि पीट हेग्सेथ से अमरीकी कांग्रेस की कमेटी के इजलास में किए गए, जिससे साफ वाज़ेह है कि अमरीकी खुद जो है वो इस जंग के मुतल्लिक क्या सोचते हैं या अमरीकी हुक्मरान इस जंग के मुतल्लिक क्या सोचते हैं, या आप कह लें कि अमरीकी जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो कांग्रेसमैन हैं, वो इस हवाले से क्या सोचते हैं। इस हवाले से अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज के व्लॉग के बारे में कमेंट्स में भी अपनी राय का इजहार कीजिएगा और साथ ही आपसे वही दरख्वास्त कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपके पास हर आने वाली वीडियो बर वक्त पहुंचती रहा करे।